हाय गाइस, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में, जिसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस बेसिकली ये जो बर्म्यूडा ट्रायंगल है ये बहुत ही एक लार्ज सेक्शन या फिर हम इसको एक लार्ज एरिया भी कह सकते हैं, जो कि फॉल करता है बिटवीन बर्म्यूडा, प्यूर्टो रिको एंड फ्लोरिडा। और जब हम इन तीनों जगहों के पॉइंट्स को ऐसे मैच करते हैं तो ये क्योंकि एक ट्रायंगल की शेप को रिजेंबल करता है, इसलिए हमने इसको बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे गाइस ये जो बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे शिप्स और जो प्लेन्स हैं वो सडनली एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं और क्रैश हो जाते हैं अननोन कंडीशंस के अंदर। और यहाँ तक कि क्रैश होने के बाद वो कहाँ पर गिरे इसका भी पता नहीं चल पाता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे गाइस ये जो बर्म्यूडा ट्रायंगल का ये जो एरिया है ये लाइमलाइट में तब आया था जब यहाँ पे इन 1945 जो 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स हैं वो जब फ्लाई किए थे, तो वो जब इसी बर्म्यूडा ट्रायंगल के बीच से जा रहे थे तो वो सडनली पाँचों के पाँचों गायब हो गए। उनके पायलट्स का क्या हुआ, प्लेन्स का क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चला और ना ही हमें ये पता चला कि वो कहाँ पर क्रैश हुए। और यहाँ तक कि जिस प्लेन को भेजा गया था इन 5 बॉम्बर प्लेन्स को ढूंढने के लिए वो भी अचानक से गायब हो गया। ना ही उसके पायलट का पता चला और ना ही प्लेन का। तो यहाँ पे गाइस इस इंसिडेंट के बाद से यहाँ पे करीब करीब 75 प्लेन्स और जो हंड्रेड्स ऑफ शिप्स हैं वो अचानक से इस रीजन के अंदर सडनली गायब हो गए। और यहाँ तक कि ऑलमोस्ट सभी का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पर क्रैश हुए या फिर अचानक से कहां पर चले गए। और इसका लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ था 2015 में, जहां पर एक शिप थी जिसका नाम था एल फारो। वो यहाँ पे अचानक से गायब हो गई थी इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के रीजन में। हालांकि हमें यहाँ पे लोकेशन पता चल गई थी कि वो कहां पर क्रैश हुआ है और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास हैं अंडर द सी वाटर। तो यहाँ से गाइस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा बर्म्यूडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, थ्योरीज एंड स्टोरीज के बारे में, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे गाइस क्योंकि जब इतने सारे इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गए इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज आने लगी। यहाँ पे सी मॉन्स्टर्स, टॉर्नेडोज, घोस्ट, आत्मा, प्रेत, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो जाहिर सी बात है हम इसको मान तो सकते नहीं है, इसलिए ये केवल एक थ्योरी बन के रह गई। तो यहाँ पे गाइस क्योंकि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया इतना ज़्यादा फेमस हो गया इसकी मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ की वजह से, तो यहाँ पे इसकी मिस्ट्री का पता लगाने के लिए बहुत सारी मॉडल स्टडीज़ एंड रिसर्चेज हुई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड लैब्स में। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने, वहाँ के कुछ जो साइंटिस्ट हैं या फिर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उन्होंने एक प्रॉमिसिंग थ्योरी के बारे में हमें बताया है, जो कि हमें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस रीजन के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन गाइस उससे पहले इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बेसिकली एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद मैं आपको थ्योरी के बारे में बताऊँगा, तब आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे गाइस स्टोरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 100% ट्रू स्टोरी है। और यहाँ पे जो थ्योरी प्रपोज की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने, वो अभी तक की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। हालांकि इसके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं और इसको सब लोग एग्री नहीं करते, लेकिन वो तो अलग बात हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोरी की, तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर कोई भी शिप या फिर प्लेन जो है वो जब भी सडनली गायब हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, तो यहाँ पे यूजुअली उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता और ना ही कोई सर्वाइव कर पाता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहाँ पे गाइस लेकिन एक पायलट है जिनका नाम है ब्रूस गर्नर। तो गाइस ये बेसिकली एक प्लेन को फ्लाई कर रहे थे जिसका नाम था बीचक्राफ्ट बोनांजा। तो यहाँ पे गाइस ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था December 4, 1970 के दिन। और यहाँ पे उस प्लेन के अंदर ब्रूस गर्नर जो खुद पायलट हैं, उनके फादर और उनके जो बिजनेस पार्टनर है वो सभी फ्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे गाइस ये जो एरोप्लेन है बीचक्राफ्ट बोनांजा, इसने टेक ऑफ किया फ्रॉम एंड्रोस आइलैंड इन बहामास और ये जा रहा था फ्लोरिडा कोस्ट की तरफ। तो यहाँ पे गाइस ये जो एरिया है ये फॉल करता है विद इन दी बर्म्यूडा ट्रायंगल। अब यहाँ पे गाइस ये जो पायलट है ब्रूस गर्नर, ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस यंग पायलट थे और इनको काफ़ी फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। यहाँ तक कि वो इस सेम रूट से बार बार पहले भी जा चुके हैं। तो उनके मन में कोई भी पहले से डर नहीं था इस बर्म्यूडा ट्रायंगल का, बिकॉज अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं किया था इस बर्म्यूडा ट्रायंगल के रीजन में। लेकिन इस बार की ट्रिप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्केरी होने वाली थी। अब यहाँ पे गाइस एंड्रोस आइलैंड इन बहामास और यहाँ से फ्लोरिडा कोस्ट तक का जो ट्रैवलिंग टाइम है
वो है करीब करीब 90 मिनट्स। और आप इस टाइम को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे यही टाइमिंग जो है यही लास्ट में बहुत ही ज़्यादा एक वियर्ड स्टोरी का एंड देती है। तो यहाँ पे गाइस जब इनके प्लेन ने टेक ऑफ किया फ्रॉम एंड्रोस आइलैंड टुवर्ड्स द फ्लोरिडा कोस्ट, तो यहाँ पे इनके साथ इस ट्रिप के अंदर 2 बहुत ही ज़्यादा स्केरी इंसिडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंसिडेंट है वो तो ट्रिप के स्टार्टिंग में ही होता है, जब यहाँ पे जैसे ही वो टेक ऑफ करते हैं तो यहाँ पे एट द एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 1000 फीट्स और 300 मीटर्स, तो यहाँ पे जो पायलट है ब्रूस गार्नर, वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा लार्ज ब्लैक क्लाउड है। और वो जो क्लाउड है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बिकॉज जो बाकी सारे क्लाउड्स हैं वो सारे नॉर्मल हैं और ना ही यहाँ पे मौसम ख़राब है। अब यहाँ पे गाइस इस क्लाउड के डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको दूँ तो ये जो क्लाउड है ब्लैक रंग का, ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा है और अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करते ही जा रहा है इन साइज़। और ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि जो प्लेन है वो उनके पास जा रहा है, वो एक्चुअली में मल्टीप्लाई हो रहा था इन साइज़। तो यहाँ पे क्योंकि पायलट के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उनको उस क्लाउड के थ्रू ही गुजरना पड़ा। तो यहाँ पे गाइस इस पहले इंसिडेंट में तो वो सक्सेसफुली जो है वो क्लाउड के थ्रू निकल गए, लेकिन ये जो इंसिडेंट था ये था बहुत ही स्केरी, बिकॉज यहाँ पे जब वो उस क्लाउड के थ्रू जा रहे थे तो यहाँ पे एक भी सनलाइट जो है वो अंदर नहीं आ पा रही थी और एकदम रात का मौसम हो गया था उस क्लाउड के अंदर। लेकिन हालांकि वो एकदम सनी डे था उस दिन, तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बात हुई थी उस दिन। अब हम बात करते हैं उस सेकंड सबसे ज़्यादा स्केरी इंसिडेंट के बारे में। और ये जो स्केरी इंसिडेंट है ये हुआ था एट द एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 11,500 फीट्स या फिर 3,500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे। तो यहाँ पे गाइस फिर से वही सेम चीज़ होती है, लेकिन बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पे गाइस फिर से जो पायलट ब्रूस बर्नर हैं वो एक बहुत ही बड़े ब्लैक क्लाउड को देखते हैं। और अगेन ये ब्लैक क्लाउड बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और जो बाकी सारे क्लाउड्स हैं वो एकदम नॉर्मल हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मौसम नहीं ख़राब है, ना ही बारिश हो रही है, ना ही कोई आंधी तूफान है, एकदम ब्राइट सनी डे है। तो यहाँ पे गाइस अगेन उन्होंने इस क्लाउड को देखा, लेकिन इस बार इस क्लाउड की जो साइज़ थी वो उससे पिछले वाले क्लाउड से भी 100 टाइम्स बिगर थी। और इसका जो शेप है ये भी बहुत ही वियर्ड था, जो कि था सिलेंड्रिकल, बिकॉज यहाँ पे यूजुअली हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के जो क्लाउड्स हैं वो यूजुअली डेली बेसिस पे नहीं देखे जाते। तो यहाँ पे गाइस अगेन पायलट ब्रूस गार्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनको उस क्लाउड के थ्रू ही जाना था, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो क्लाउड है ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था। अब यहाँ पे गाइस जब वो पास कर रहे होते हैं इस ब्लैक क्लाउड के थ्रू, तब यहाँ से जो है बहुत सारी वियर्ड चीजें होना स्टार्ट होने लगती हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहली बात तो वहाँ पे इतना ज्यादा डार्क हो गया था कि एकदम रात का ही मौसम लग रहा था, हालांकि बाहर एकदम दिन है, लेकिन जो पायलट ब्रूस गार्नर हैं वो अपनी एरोप्लेन विंडो के बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहे। और अब वो इस स्टेज पे आके हल्का हल्का पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको अपने प्रीवियस इंसिडेंट का भी याद था, तो वो सोच रहे थे कि वो इस मुसीबत से जल्दी निकले। अब यहीं से गाइस विद इन द क्लाउड यहाँ पे सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट का आना स्टार्ट हो जाता है। और ये सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती हैं कि वो उस डार्क क्लाउड के अंदर के एटमॉस्फेयर को पूरा ब्राइटन अप कर देती हैं। तो यहाँ पे जो पायलट हैं ब्रूस गार्नर, वो उस ब्लैक क्लाउड के अंदर की चीज़ें तो देख पा रहे हैं, हालांकि वो एकदम जो ब्राइट सनी डे है उसके बाहर का कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, बेसिकली वो सनलाइट नहीं देख पा रहे हैं। तो आप ही सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्केरी मोमेंट होगा। एकदम यहाँ पे आप ऐसा लगेगा कि आप नर्क में आ गए हो, बिकॉज ना ही यहाँ पे कोई थंडरस्टॉर्म है, ना ही कोई बारिश हो रही है, यहाँ तक कि उसके आसपास के क्लाउड जो हैं वो एकदम कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे इस डार्क क्लाउड के अंदर क्या चल रहा है वो उसका पायलट को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पे गाइस क्योंकि सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट की वजह से पायलट ब्रूस गार्नर क्योंकि अंदर की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, तो वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो डार्क क्लाउड है इसका जो शेप है वो है सिलेंड्रिकल और ये बहुत ही मैसिव है, जिसके थ्रू वो अपना प्लेन लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस एक बार के लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि वो इस डार्क क्लाउड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और उनका जो प्लेन है वो क्रैश कर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनको उस क्लाउड का अदर एंड दिखता है, जहाँ पे उनको नॉर्मल सनलाइट दिखती है। तब उनको सांस में सांस आती है और उनको लगता है कि वो इस क्लाउड को सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे गाइस स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती, बिकॉज अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीजें होनी तो अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही वो अप्रोच करने वाले थे उस क्लाउड के एंडिंग के थ्रू, तो जब वहां से जो उनको होल दिख रहा था, जहां से उनको वाइड, जहां से उनको सनलाइट दिख रही थी, तो वो जो होल है वो अचानक से नैरो होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि मान लीजिए कोई गुफा हो और उस गुफा को कोई बंद कर रहा हो, इस तरह की फीलिंग आती है उनको। और जब ये होना स्टार्ट होता है तो इसी के साथ ही जो एरोप्लेन का जो नेविगेशन सिस्टम और जो कंपास सिस्टम होता है वो रैपिडली किसी भी डायरेक्शन में अपने आप ही गोल गोल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और जो प्लेन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनका जो एरोप्लेन है वो स्वर्लिंग वे में इस तरह से उस क्लाउड के अंदर गोल गोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि जब ऐसा हो रहा था
तो उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनका जो प्लेन है वो उनसे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही गया है, लेकिन साथ ही में उनका जो प्लेन है वो कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन फिर भी गाइस एट द एंड वो किसी तरह से सक्सेसफुली जो है वो इस डार्क क्लाउड को क्रॉस कर लेते हैं। और वो ये बताते हैं कि शुरू के 5 सेकंड में उनको ऐसा लगा कि वो वेटलेस हों। अब यहाँ पे गाइस अभी भी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे कुछ अभी ऐसी 2 चीजें वियर्ड हुई हैं जिनके बारे में आप सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस जो स्केरियस्ट पार्ट था वो तो खत्म हो गया है, बिकॉज इसके बाद से जो उनकी ट्रिप है वो एकदम नॉर्मली गई। अब यहाँ पे गाइस जैसे ही वो बाहर निकले उस डार्क क्लाउड से, तो यहाँ पे उन्होंने तुरंत ATC या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो अपनी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता पाएं। लेकिन यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि वो मायामी एयरबेस पे पहुंच चुके हैं जो कि फ्लोरिडा में है। अब यहीं पे गाइस बहुत सारी चीजें वियर्ड हुई हैं जिनके बारे में अब आप जानेंगे। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही पायलट ब्रूस बर्नौर को पता चला कि वो मायामी एयरबेस पर पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली, तो उनको बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगा, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस उनको कवर करनी थी फ्रॉम एंड्रोस आइलैंड इन बहामास टू द फ्लोरिडा कोस्ट, वो थी करीब करीब 250 माइल्स या फिर 400 किलोमीटर्स के करीब। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस ट्रिप का जो टोटल टाइम है वो है करीब करीब 90 मिनट। लेकिन इस वाली स्केरी ट्रिप के बाद उनका जो टोटल ट्रैवलिंग टाइम था वो था करीब करीब 47 मिनट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात है, बिकॉज यहाँ पे उस प्लेन की टॉप स्पीड ही थी केवल 180 माइल्स पर आवर या फिर 290 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि इस ट्रिप को 47 मिनट्स में कवर करना इम्पॉसिबल है। और वो ये मानने लगे कि यहाँ पे हो सकता हो कि ATC से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो, बट वो एक्चुअली मायामी एयरबेस पहुंच चुके थे सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जब पायलट ब्रूस बर्नौर ने सक्सेसफुली मायामी एयरबेस में लैंड कर लिया, तो यहाँ पे उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने अपने ट्रैवलिंग टाइम पे देखा कि उनको कितना टाइम लगा यहाँ आने में। तो यहाँ पे वो एक्चुअली 47 मिनट्स में पहुंच चुके थे, जो कि उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। फिर उन्होंने यहाँ पे दूसरी चीज़ को देखा जो कि था फ्यूल। तो यहाँ पे उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे नॉर्मली जितना फ्यूल लगता है फ्रॉम एंड्रोस आइलैंड इन बहामास टू द फ्लोरिडा एयरबेस, तो यहाँ पे जो फ्यूल का कंजम्पशन था वो भी काफ़ी कम था इस बार। तो ये भी उनको बहुत ही शॉकिंग लगा कि ऐसा कैसे हो गया, और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो बहुत ही कम हो जाए। फिर उन्होंने बहुत सारे रिसर्चर्स, प्रोफेसर से अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन उनका पूरी तरह से डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाया। तो वो इसलिए अपने ही आइडियाज़ के साथ आने लगे, या फिर उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने इस इलेक्ट्रिक फॉग के बारे में बताया है। और आज तक गाइज हमारे पास इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उन्होंने उस डिस्टेंस को इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया, और यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फॉग की एग्जैक्ट क्या मिस्ट्री थी। अब यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की उस थ्योरी की या फिर रिसर्च की कि उन्होंने क्या पाया इस बर्मुडा ट्रायंगल के रीजन में, तो यहाँ पे गाइज उन्होंने काफ़ी साल तक बर्मुडा ट्रायंगल की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उस पर रिसर्च की है। एट द एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 55 माइल्स और 20 माइल्स यहाँ पे करीब करीब रैंडमली जो है हेक्सागोनल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पे ये जो हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं ये एक्ट करते हैं एज अ एयर बॉम्ब, और ये जो एयर बॉम्ब्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाई विंड स्पीड्स के लिए। और यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर करीब करीब 170 माइल्स तक की जो विंड है वो आ सकती है, जो कि यहाँ पे जो ओशन की जो वेव्स हैं वो 45 फीट तक उठाने में केपेबल है। तो यहाँ पे गाइस जाहिर सी बात है कि जब विंड स्पीड इतनी ज़्यादा होंगी और जो ओशन वेव्स हैं वो इतनी हाई लेवल पे उठेंगी, तो कोई भी शिप या फिर जो प्लेन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन गाइस अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करें ब्रूस बर्नौर की स्टोरी के साथ, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फाइंडिंग्स तो हम मैच करा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर बॉम्ब हाई विंड स्पीड से रिलेटेड। लेकिन अभी तक हम 100% श्योर होकर कुछ भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली उस जगह पे क्या होता है, बिकॉज अगर हम मान भी लें कि प्लेन इस तरह से गायब हो जाते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी शिप्स कैसे गायब हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे ऊपर क्लाउड से रिलेटेड तो हो नहीं सकता शिप्स का कुछ भी। तो यहाँ पे ये अभी भी कम्प्लीटली एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।